नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि देश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है और लेकिन हमारे रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है और रिकवरी रेट 42.45% हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर सेना प्रमुख MM नरवणे की अध्यक्षता में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। इससे जुड़ी अहम खबर आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सेना को लड़ाकू विमान तेजस का दूसरा और नया स्क्वाड्रन मिल गया है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन का आज 21वां दिन है। तो किस तरह से स्वदेश हमारे भारतीय नागरिक लौट रहे हैं ये आपको बताएंगे और घरेलू विमान सेवा किस तरह से बहाल हो रही है इस पर नज़र डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को भारतीय रेलवे उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। साथ ही देश और दुनिया में कोविड-19 को लेकर क्या स्थिति है ये भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों के मुकाबले भारत काफी बेहतर स्थिति में है। लॉकडाउन के चलते न केवल कोरोना के मामलों की रोकथाम में मदद मिली है, बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त किया गया है। अब तक देश में 930 कोविड-19 अस्पताल बनाए जा चुके हैं, जिसमें 1,58,747 आइसोलेशन बेड, 20,355 ICU बेड और 69,076 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही 2,362 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में हैं, जहां 1,32,593 आइसोलेशन बेड, 10,000 से ज़्यादा ICU बेड और 45,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट बेड सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर और 7,000 से ज़्यादा कोविड केयर सेंटर बनाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माताओं, नवजात बच्चों और किशोरों को मिलने वाली जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गाइडेंस नोट जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना को लेकर तय प्रतिबंधित क्षेत्रों और बफर जोन में परिवार कल्याण, माताओं, नवजात बच्चों और किशोर स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सेवाएं जारी रहनी चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच आवश्यक दवाओं की होम डिलीवरी को सुनिश्चित करे, जिससे माताओं और बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहीं हो। खासकर कंटेनमेंट जोन में उन्हें कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड और जिंक की गोलियां मुहैया कराई जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि महिलाओं, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं कोविड-19 स्थिति के बावजूद प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का ग्राफ रफ्तार पकड़ रहा है और देश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट 42.45% हो गई है और 64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। हालांकि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार हो चुकी है। भारत में कोरोना के मामलों पर नजर डालें तो देश में कोरोना वायरस का पहला कंफर्म केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया था। त्रिशूर में एक वुहान से लौटी एक मेडिकल स्टूडेंट कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद 14 अप्रैल को भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर गई। भारत में शुरुआती 10,000 केस होने में 75 दिन लगे। हालांकि शुरुआती 10,000 केस आने के बाद देश में 10,000 से 20,000 केस होने में महज 8 दिन का ही वक्त लगा। भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार का आकलन इससे ही लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस के 20,000 से 30,000 मामले होने में 7 दिन का वक्त लगा, जबकि 30,000 से 40,000 होने में सिर्फ 4 दिन और 40,000 से 50,000 होने में भी 4 दिन ही लगे। वहीं 50,000 से 60,000 होने में महज 3 दिन और 60,000 से 70,000 होने में केवल 2 दिन और 70,000 से 80,000 होने में 3 दिन का वक्त लगा। वहीं देश में 80,000 से 90,000 कोरोना मरीजों की संख्या महज 2 दिन में ही बढ़ गई।
जबकि 90,000 से 1 लाख तक का आंकड़ा 2 दिनों में ही पहुंच गया। जनवरी में पहला मामला आने के बाद फरवरी तक इसकी रफ्तार धीमी थी। अप्रैल तक कुल केसों की संख्या 34,866 थी, लेकिन 6 मई तक ये संख्या बढ़कर 53,000 तक पहुंच गई और 18 मई को यानी 12 दिनों में ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया, जबकि 27 मई तक ये आंकड़ा 1,51,767 तक पहुंच गया। इनमें 83,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 64,425 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इससे ठीक होने की दर भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल रिकवरी रेट 41.61% है। वहीं कोविड-19 से संबंधित मृत्यु दर घटकर 2.87% रह गया है, जो दुनिया में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। भारत में फिलहाल प्रतिदिन 1.1 लाख नमूनों की जांच हो रही है, जो हर आए दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये अब 42.45% हो गया है। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 हो गई है। इनमें 83,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए केस आए हैं और 170 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 64,425 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,337 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। और आइए अब नजर डालते हैं उन राज्यों पर जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ये कोरोना वायरस के 2,091 नए केस सामने आ चुके हैं और इनमें 1,000 से ज़्यादा सिर्फ मुंबई में दर्ज किए गए हैं और राज्य में 97 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 54,700 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 17,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 1,792 लोगों की महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। बात करते हैं गुजरात की, जहां अब तक 14,800 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो 7,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 900 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हुई है। दिल्ली में अब तक 14,400 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 288 लोगों की इससे मौत हुई है, तो 7,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान में 7,500 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की राजस्थान में कोविड-19 से मौत हुई है। वहीं 4,000 से ज्यादा लोग यहां ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 17,700 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 9,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और 127 लोगों की तमिलनाडु में कोविड-19 से मौत हुई है। प्रवासी मजदूरों को पलायन की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ ही राज्य सरकार ने उन्हें गांवों और कस्बों में रोजगार देने की योजना बनाई है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रवासी आयोग का गठन भी किया है और कामगारों का स्किल मैपिंग का काम जारी है। लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे लगभग 15 लाख प्रवासी कामगारों का कौशल स्तर का डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। पहले चरण के तहत पंजीकरण कराने वालों में ऑटो मैकेनिक, बिजली मिस्त्री और सिलाई जैसे कामों से जुड़े कामगार शामिल हैं। इससे राज्य को इन कामगारों को उनके स्थायी निवासों के पास ही काम दिलाने में मदद मिलेगी। श्रमिकों की स्किल मैपिंग के लिए प्रदेश में कॉल सेंटर भी तैयार किया गया है। 200 लोगों का कॉल सेंटर केवल डेडिकेट करके ऐसे लोगों को कॉल करके उनके फ़ोन नंबर पर उनका हालचाल जान के, उनके होम क्वारंटाइन की व्यवस्था जानते हुए उनकी स्किल डेटा पुनः चेक करके वेरीफाई करने का निर्देश उन्होंने दिया है और ये काम जो है अब तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों को पत्र लिखकर कामगारों की सूची मांगी जाए। जो कामगार अभी भी उत्तर प्रदेश वापस आना चाहते हैं, राज्य सरकार उनकी वापसी सुनिश्चित करेगी। वहीं प्रवासी आयोग इन कामगारों के लिए रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के बाद ही किसी राज्य को उत्तर प्रदेश के मजदूरों और कामगारों की सेवा दी जाए। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्किल्स में जो है लोग पहले से माहिर हैं, उन लोगों को जो है अब आगे हमारे प्रदेश की जो पूरी व्यवस्था है एमएसएमई सेक्टर की, हमारे प्रदेश में जो विभिन्न जो क्षेत्रों में रोजगार देने की व्यवस्था है, उस ओर जो है अब कार्य शुरू किया गया है और उसका निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। राज्य सरकार मजदूरों को स्किल ट्रेनिंग देने और भत्ता मुहैया कराने के साथ ही उन्हें बीमा कवर भी दिलाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्य के अलावा अन्य कामकाज से जुड़े करीब 33 लाख निराश्रित श्रमिकों और कामगारों के लिए पहली किश्त के तौर पर करीब 330 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दुनिया कोरोना वायरस की महामारी के बुरे दौर से उबरने की कोशिश में जुटी हुई है। कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन में ढील दी है, जिससे जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। देश में जारी कोविड-19 संकट के बीच ईरान की नवगठित संसद में बुधवार को कार्यवाही शुरू हुई। इससे पहले सभी सांसदों की कोरोना जांच कराई गई। कई सांसद यहां मास्क पहनकर पहुंचे और सामाजिक दूरी के नियम का भी पालन किया गया। वहीं न्यूजीलैंड में लगातार 5वें दिन कोई मामला सामने नहीं आया। यहां अब केवल 21 कोरोना वायरस के मामले सक्रिय हैं और कोई मरीज अस्पताल में नहीं है। लेकिन चीन में कोरोना वायरस के और 36 नए मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामले कोरोना का केंद्र रहे वुहान से मिले हैं। इनमें से 29 मामले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। फिर से मामले सामने आने के बाद वुहान में अब तक 65 लाख लोगों की जांच की गई है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया ने नाई की दुकानों और सैलून को खोलने की अनुमति दी है। वहीं यूरोपीय आयोग बुधवार को यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था की मदद की योजना का ऐलान करेगा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि देश में कोरोना लॉकडाउन में ढील की योजना के हिस्से के रूप में सभी गैर जरूरी सामानों की रिटेल दुकानें 15 जून से खुलेंगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने 1 जून से अपने यहाँ के पूजा स्थलों को कुछ पाबंदियों के साथ फिर से खोलने की बात कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्रैंड रेड स्क्वायर पर सैन्य परेड के लिए 24 जून की नई तारीख निर्धारित की। हर साल 9 मई को ये परेड होती है, लेकिन कोरोना के चलते ये टाल दी गई थी। स्पेन सरकार ने कोरोना वायरस के कारण मारे गए अपने लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 10 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे।
वंदे भारत मिशन का आज 21वां दिन है और लॉकडाउन की वजह से विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। 7 मई से शुरू हुए इस मिशन के तहत अब तक करीब 34,000 लोगों की भारत में वापसी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि मिशन के विस्तारित चरण के मध्य जून तक और 49,000 लोगों को लाया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण पहले 22 मई को समाप्त होना था, लेकिन सरकार ने इसे 13 जून तक बढ़ा दिया। दूसरे चरण के विस्तारित हिस्से में 60 देशों में फंसे 1 लाख भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना है। साथ ही साथ तीसरे चरण की तैयारियां भी की जा रही हैं। मिशन के 21वें दिन भी कई देशों से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की विशेष उड़ानें लौट रही हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए बुधवार को 114 भारतीयों की वतन वापसी हुई। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी से भी कई भारतीय दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर के लिए लौटे। आयरलैंड से भी विशेष विमान के जरिए बेंगलुरु और कोची के लिए 250 भारतीयों की वापसी हुई। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस से एयर इंडिया का विशेष विमान 247 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इसके बाद आगे की यात्रा में लोगों को अहमदाबाद पहुंचाया गया। पेरिस से एक और विमान बुधवार देर रात उड़ान भरेगा। इधर मिस्र की राजधानी काहिरा से भी आज एक विमान भारतीयों को लेकर वतन वापसी के लिए रवाना हुआ है। विस्तारित चरण के तहत खाड़ी देशों के 15 अतिरिक्त उड़ानों का संचालन भी निर्धारित है। ट्रैवलिंग फ्रॉम द पेरिस टू इंडिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे पिछले 2 महीने से इंडिया में, परिवार सारा इंडिया में था। एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया। जब भी उनसे ट्विटर पे या कभी भी मैसेंजर पे बात होती थी तो उन्होंने इमीडिएटली विद इन अ डे और विद इन फ्यू आवर्स आई यूज्ड टू गेट द रिप्लाई। दे ऑलवेज मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड मी एंड व्हिच हेल्प्ड मी टू इससे पहले मिशन के 20वें दिन यानी मंगलवार को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 19 विशेष विमानों के जरिए 3,393 भारतीयों की वतन वापसी हुई। वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों से 26 मई तक 175 से ज्यादा उड़ानों से करीब 34,000 से ज्यादा लोग स्वदेश लौट चुके हैं। वहीं भारत से 164 उड़ानों से 10,000 से ज्यादा विदेशी नागरिक वापस गए हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। लॉकडाउन के बीच घरेलू हवाई सेवाओं के लिए मिली छूट के चलते सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सैकड़ों विमान उड़ान भर रहे हैं। बुधवार को देश के विभिन्न हवाई अड्डों से यात्री विमानों का संचालन किया गया। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट पर उड़ानों और यात्रियों के आंकड़े जारी किए हैं। सोमवार को 832 विमानों से 58,318 यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल में भी गुरुवार से घरेलू उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। इसके अंतर्गत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सिलीगुड़ी में बागडोगरा और पश्चिमी बर्दवान जिले में अंदल हवाई अड्डे से विमान सेवाएं चलेंगी। राज्य सरकार ने घरेलू विमान यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह विमान सेवा शुरू होने के बाद अब समुद्री मार्ग से भी फिर से जुड़ने जा रहा है। मंगलवार को MV नानकोरी जहाज 163 यात्रियों को चेन्नई के लिए रवाना हुआ। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों की चिकित्सा जांच की गई। यात्रियों के सामान और यात्री क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया। यात्रियों को चेन्नई या उससे आगे की यात्रा करने के लिए विशेष पास भी जारी किए गए हैं। जहाज के 29 मई को चेन्नई पहुंचने की उम्मीद है, जबकि MV निकोबार जहाज 28 मई को शाम 5 बजे फंसे हुए यात्रियों को लेकर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौट रहे मुसाफिरों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारतीय रेल लगातार प्रयास कर रही है और अपनी विश्वसनीयता पर खरी उतर रही है। मुश्किल की इस घड़ी में मुहैया कराई जा रही रेल सेवाओं के दौरान रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता तय किया है।
रेलवे ने लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। करीब 3,500 रेलगाड़ियों का संचालन हुआ है और इनके जरिए 48 लाख से ज्यादा कामगार अपने घरों को पहुंचे हैं। बुधवार को कर्नाटक से झारखंड के लगभग 1600 प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को लेकर दोपहर 1:30 बजे के करीब श्रमिक स्पेशल ट्रेन बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। वहीं 1600 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन तमिलनाडु के तिरुपुर से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। देश में श्रमिक स्पेशल और विशेष रेलगाड़ियों के जरिए सबसे अधिक कामगारों की वापसी उत्तर प्रदेश में हुई है। तकरीबन 1500 रेलगाड़ियों के जरिए 20 लाख से ज़्यादा कामगार प्रदेश लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सभी जनपदों के जिला अधिकारी संबंधित जिलों में ट्रेनों से आ रहे कामगारों और श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। इसके बाद आगे की सुरक्षा यात्रा के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं 1135 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से बिहार में 17 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी हुई है। अन्य राज्यों में श्रमिक कामगारों की वापसी हो रही है। यात्रा के दौरान भारतीय रेलवे ने श्रमिकों के लिए करीब 75 लाख निःशुल्क भोजन और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतल भी उपलब्ध कराई है। रेलवे की 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें शुरू करने की योजना भी है। इसके लिए टिकट बुकिंग का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना को तेजस लड़ाकू विमानों का नया और दूसरा स्क्वाड्रन मिल गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर तेजस को वायुसेना के 18वीं स्क्वाड्रन को सौंपा। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने तमिलनाडु स्थित वायुसेना के स्टेशन सुलूर से सिंगल सीटर तेजस विमान को उड़ाया। तेजस 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में कमांडर सम्मेलन चल रहा है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब लद्दाख सेक्टर में चीन और भारत की सेना आमने सामने है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही 3 दिवसीय बैठक के दौरान लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध पर चर्चा के साथ अन्य सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में सेना के शीर्ष कमांडर जम्मू कश्मीर की स्थिति की भी जानकारी देंगे। हालांकि मुख्य फोकस पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो, गैलवान वैली, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी जैसे संवेदनशील इलाकों में भारतीय और चीनी सैनिकों की तनातनी पर होगा। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए थे। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान के चुरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड है। उत्तर और पश्चिमी भारत के कई शहरों में लू चल रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के सफदरजंग क्षेत्र में तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया और ये सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा है। इससे पहले 19 मई 2002 को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और 19 मई 1998 को 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण 28 से 30 मई को तापमान में गिरावट आ सकती है। इस दौरान कई जगहों पर धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं, साथ ही बारिश भी हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और सभी एहतियात ज़रूर बरतें ताकि हम मिलकर कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकें, इसे हरा सकें। नमस्कार।